Yes, my dear students, very welcome to all of you in your bioacademic and spiritual science classes. My 11th class dear students, my NEET students and my CBSE and UP board 11th standard students, welcome to all of you in your this biological classification lesson 2 of biology. ओके तो मेरे प्रिय छात्रों, ये जो चैनल, ये जो वीडियो आपको मैं आज दे रहा हूँ, ये हिंदी मीडियम का है। हिंदी मीडियम के छात्रों की विशेष अपेक्षा थी कि सर इसको थोड़ा सा हिंदी मीडियम में भी आप दीजिए, तो ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे इतने स्ट्रांग हैं कि अगर वो हिंदी में भी समझेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, जबकि मैं उनको आपको इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो उपलब्ध कराऊँगा, ठीक है। तो आज डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है जीवों का जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जीवों के वर्गीकरण, इस संसार में सब कुल कितने प्रकार के जीव हैं, उन सभी जीवों को वर्गीकृत करना, विभिन्न प्रकार के टेक्सा में समायोजित करना, यह एक बहुत बड़ी और टेढ़ी खीर थी। फिलहाल इस दिशा में जो सबसे पहला कदम उठाया वो कैरोलस लिनियस थे, जिन्होंने 1753 में ये देखते हैं 1753 में कैरोलस लिनियस ने इस पूरे संसार के जीवों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। एक श्रेणी में 2 जगत बनाया, एक जगत में सभी जंतुओं को रखा और दूसरे में सभी पौधों को रखा। तो ये जो उन्होंने रखा, उस रखने के हिसाब से किस आधार पर रखा, उन्होंने एक आधार चुना। उन्होंने कहा कि ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केवल कोशिका कला होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऐसे सभी जीवों को उन्होंने जंतु जगत में रख दिया, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पंज, सिलेंट्रेट्स, इकानियोडर्मेट्स, मोलस्क, प्लेटीहेल्मिन्थेस, कैहेल्मिन्थेस, कार्डेट्स, नॉन कार्डेट्स, ये जो हैं ये सबको उन्होंने स्थान दिया, इवन मैमेलिया तक इनमें स्थान दे दिया। और दूसरे ऐसे जीव जिनमें, जिनके शरीर में, जिनकी कोशिका कला के बाद एक अतिरिक्त मृत भित्ति से, जिसको सेलवाल कहते हैं, उससे घिरी होती है, ऐसे जीवों को उन्होंने क्या कहा, पादप कहा। अब जैसे जीवाणु हो गए, शैवाल हो गया, कवक हो गया, मांस हो गया इत्यादि, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब पादप जगत के पौधे कहलाए। बाद में जब इसमें अध्ययन आगे बढ़ा तो इसमें काफी विवाद आया। कई वैज्ञानिकों ने इसमें बड़ा हस्तक्षेप किया कि भाई ये जो 2 लक्षण के आधार पर आपने जीवों का वर्गीकरण किया है वो भरपूर नहीं है, यानी वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए अमीबा जंतु जगत में रखा गया, जबकि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या हैं? ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स से हैं, ठीक। बात यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे कवक को लेकर के, कि कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, और इसमें पोषण वो स्वपोषी नहीं परपोषी होता है। इस प्रकार से बहुत सारे मामलों को लेकर के जीवाणु पौधा है कि जंतु है, इसको किस आधार पर रखेंगे, युग्लिना पादप है या जंतु है, इसे किस श्रेणी में रखेंगे, ये तमाम मामलों को लेकर के जो है एक विवाद उत्पन्न हुआ। ये विवाद मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब हम लोग बीएससी कर रहे थे उस समय, जब हम लोग इंटर कर रहे थे उस समय तक ये विवाद कंटिन्यू था, वर्तमान था। लेकिन आर.एच. व्हिटाकर ने इस समस्या का हल 1969 में कर दिया गया था, लेकिन इस चीज को मान्यता नहीं प्राप्त थी। मैं समझता हूं कि ये जाकर के लगभग 1982, लगभग 2000 के लगभग जाकर के आर.एच. व्हिटाकर के इस 5 जगत के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई, और उन्होंने सारे इस कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण से संबंधित जितने भी
वो यीशुस थे, उस सबको उन्होंने उसका समन किया और बताया भाई देखिए, इस दुनिया के जितने जीव हैं उनको 2 नहीं 5 जगतों में विभाजित करना चाहिए और ऐसे सभी जीव 5 जगत के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दे करके उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। और ये जब वर्गीकरण कर रहे थे तो इनके वर्गीकरण का आधार क्या था? इनके वर्गीकरण का आधार था कोश की संरचना, जीवों की कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है इसका उन्होंने ध्यान रखना। जीव पोषण कैसे करते हैं, पोषण की विधि क्या है इसका ध्यान रखा। उनके शरीर की संरचना कैसी होती है इसका ध्यान रखा। उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति अनुपस्थिति अथवा उसका जो रासायनिक संगठन है उसको ध्यान रखा। और उसमें जो केंद्रक कला होती है उसका ध्यान रख करके उन्होंने वर्गीकरण किया। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स और भी इसमें जुड़ गए जिसके आधार पर इन 5 जगत के वर्गीकरण को अच्छी तरह समझाया जा सकता है। तो आइए एक एक ध्यान दें। कोश की संरचना के आधार पर उन्होंने देखा कि कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है, कौन सा यूकैरियोटिक है। तो क्या पाया कि पूरे जगत में ऐसे जीव जो प्रोकैरियोटिक थे उनको उन्होंने मोनेरा में रखा, जो यूकैरियोटिक थे उनको इन सब में रख दिया। पोषण की विधि, स्वपोषी और परपोषी। जीव स्वपोषी है कि परपोषी है? स्वपोषी है तो पादप जगत में रखा, परपोषी है तो इसमें से किसी में भी रख दिया जिसमें और भी लक्षण मिले। शरीर की संरचना, जीव एक कोश की है या बहुकोश की है? एक कोश की प्रोकैरियोट है तो मोनेरा में, एक कोश की यूकैरियोट्स है तो प्रोटिस्टा में स्थान दिया। बहुकोश की है तो कवक, पादप अथवा जंतु में उसको स्थान दिया गया। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन में यानी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन, यदि कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई है तो उसको मोनेरा में जगह दिया। अगर काइटिन की बनी हुई है तो उसको कवक जगत में स्थान दिया। सेलुलोज की बनी हुई है तो उसको पादप जगत में स्थान दिया। और कोशिका भित्ति है ही नहीं, केवल कोशिका कला यानी लाइपोप्रोटीन की बनी हुई कोशिका कला ही केवल उपस्थित है तो उसको जंतु जगत में स्थान दिया। ठीक है। इसके बाद उन्होंने केंद्रक कला को आधार बनाया। अब केंद्रक कला अगर अनुपस्थित है तो उसको मोनेरा में स्थान दिया और उपस्थित है तो उसको प्रोटिस्टा, कवक अथवा पादप अथवा जंतु जगत में उसको स्थान दिया। ठीक है। इस प्रकार से इन सारे लक्षणों को आधार बनाते हुए आर.एच. व्हिटाकर ने इस पूरे संसार के जीवों का वर्गीकरण किया। और कितने जीव थे? 1.7 to 1.8 मिलियन, ये पहले लेसन में आप पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 जगत बनाए। पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, 5वां जंतु जगत। ठीक है। तो ये एनिमेलिया जंतु जगत है, इनके जीवों को एनिमल कहा जाता है। किंगडम प्लांटी, पादप जगत प्लांटी है, इसमें पाए जाने वाले जीवों को प्लांट कहा जाता है। जगत फंजाई है, इसमें पाए जाने वाले जीवों को फंगस कहा जाता है। जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों को प्रोटेस्टियन कहा जाता है। जगत मोनेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों को मोनेरियन कहा जाता है। ठीक है। अब इतना जानने के बाद आइए हम लोग जो है पहले जगत मोनेरा के बारे में अध्ययन करें। ठीक है। तो जगत मोनेरा में एकमात्र अकेला सदस्य है जीवाणु। ठीक है। जीवाणु के लक्षण क्या है? इसका जो जीवाणु का भौगोलिक वितरण है यह सार्वभौमिक होता है, यानी संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां जीवाणु न पाया जाए। घनत्व तो क्या है? अगर घनत्व का आंकलन करें तो भाई एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी हाथ में ले लीजिए तो उसमें लगभग 100 सैकड़ों जो है बैक्टीरिया उसमें पाए जाएंगे। ये इनके घनत्व को दर्शाता है। इनका आवास, जीवाणु का आवास हमेशा चरम या अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति होती है। जीवाणु प्रायः सामान्य से लेकर के चरम परिस्थिति तक में रहते हैं। जैसे गर्भ झरने में रहने वाले जीवाणु थर्मो एजिडोफिल्स कहा जाता है। नीचे के जो उदाहरण है वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, इसको आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले जैसे कि गर्भ झरने में रहने वाले जीवाणु थर्मो एसिडोफिल कहलाते हैं। मरुस्थल में रहने वाले जीवाणु साइनोबैक्टीरिया होते हैं। बर्फ में रहने वाले जीवाणु स्यूडोमोनास सिरिंगे है। और गहरे समुद्र में पाए जाने वाला जीवाणु कोलवेलिया और मोरिटेला है। इसके अलावा और भी हैं
केवल उदाहरण रूप में एक दो आपको मैंने बता दिया। अब पोषण के आधार पर जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु स्वपोषी होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, सल्फर जीवाणु इत्यादि क्या है, ये स्वपोषी जीवाणु होते हैं। जीवाणु विषम पोषी भी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे से लेते हैं। तो दूसरे से मृत पदार्थों से लेंगे तो मृत्युजीवी कहलाएंगे। मृत्युजीवी जीवाणु में एक्रोमोबैसिलस और स्यूडोमोनास आता है। इसके अलावा और भी हैं। परजीवी जीवाणु में क्लेमाइडिया है जो क्या कहता है, ये वेनेरियल डिजीज के लिए जिम्मेदार होता है, यानी जो जननी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। परजीवी के रूप में हम मानव शरीर के भी शरीर पर वो रहता है और इस प्रकार से क्लेमाइडिया नामक रोग उत्पन्न करता है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास से होता है। ये क्लेमाइडिया जीवाणु है। अब आइए इन जीवाणुओं को, इनका हम वर्गीकरण करते हैं आकार के आधार पर। इनको विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे आकार के आधार पर गोलाकार जीवाणु, तो गोलाकार जीवाणु यदि संख्या में एक है तो उसको कोकस कहेंगे, और ये संख्या में अधिक है तो उसको कोगी कहते हैं। आकार आप देख रहे हैं। छड़ाकार जीवाणु को बैसिलस या बैसिली कहा जाता है। यदि संख्या में एक है तो इसको बैसिलस कहेंगे, और संख्या में कई है, अधिक है, समूह में है तो उसको बैसिली कहते हैं। कोमाकार, कॉमा के आकार के जीवाणु, संख्या में एक है, कोमा के आप देख रहे हैं, संख्या में एक है तो विब्रियम कहा जाता है, और संख्या में अधिक है तो विब्रियो कहा जाएगा। आगे है सर्पिलाकार जीवाणु। सर्पिलाकार जीवाणु क्या कहलाता है, ये देखिए सर्पिलाकार जीवाणु है। अगर संख्या में एक है तो स्पाइरिलम इसको कहा जाता है, और संख्या में अधिक है तो स्पाइरिला कहा जाता है। इन सब चीजों को जानने के बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप जानिए कि जीवाणु संरचना में सरल तो होते हैं, लेकिन इनकी जो उपापचयी क्रिया होती है, उसका व्यवहार होता है, वो सबसे व्यापक होता है, हाईली एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे हमारे लोगों के पास जगह नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में अगला कमेंट हम लोग, यानी इस किंगडम मोनेरा के जीवों को भी कई कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसका अध्ययन हम लोग ठीक इसके बाद करते हैं। आप पहले क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। थैंक यू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो जीवों के जैविक वर्गीकरण में हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग अभी जो है वो जगत मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे। तो जगत मोनेरा के बारे में काफ़ी कुछ लक्षणों का अध्ययन करने के बाद बेटा हम लोग क्या देख रहे थे कि ये मोनेरा जगत को जो है कुल कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो अगर आप देखें तो मोनेरा जगत को जो है आर्कीबैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया जिसको सत्य बैक्टीरिया कहते हैं, और माइकोप्लाज्म इसमें बांटा गया है। यानी इन तीन श्रेणियों में हम मोनेरा जगत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आर्कीबैक्टीरिया को लें तो आर्कीबैक्टीरिया का कहा जाता है कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया होता है ये दुर्लभ यानी बहुत हार्श हैबिटेट में रहने वाले ये जीव होते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि आर्कीबैक्टीरिया अपने आवास के लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं। यानी क्या कहा जाए कि विषम से विषम परिस्थिति में जहाँ कोई न रह रहा हो वहाँ आर्कीबैक्टीरिया रहते हैं। तो ये आर्कीबैक्टीरिया आवास इनका सख्त और कठोर होता है। अति क्षारीय क्षेत्र में रहने वाले जो आर्कीबैक्टीरिया हैं ये हैलोफिल्स कहलाते हैं। गर्म झरनों में रहने वाले बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल्स कहलाते हैं। और दलदली क्षेत्र मॉर्चीलैंड में एरिया में रहने वाले जो ये आपके आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो मेथेनोजेंस कहलाते हैं। और ये मेथेनोजेंस बेटा मवेशियों के आहार नाल में भी उपस्थित होते हैं। यही वजह है कि उनके गोबर के साथ गोबर को जब हम कभी डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं तो ये आर्कीबैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करके उसमें मेथेन गैस निकालते हैं, जिसको गोबर गैस हम कहते हैं। ठीक है, तो ये मेथेनोजेंस ही होते हैं जो मेथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये कोशिका भित्ति के संरचना के आधार पर जीवाणु आपस में भिन्नता दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आर्कीबैक्टीरिया हैं ये आर्कीबैक्टीरिया अपनी कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं। अर्थात हर बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो एक समान नहीं होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। इसी आधार पर आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को अलग अलग रखा गया है। ठीक है,
एनसीईआरटी कहती है कि बेटा आप इतना ही जानिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में और जो मेन क्रीम पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिसको सत्य बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सत्य या यू बैक्टीरिया होते हैं ये कोशिका भित्ति की कठोरता और कशाभिका के कारण विशिष्ट होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति कठोर होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन इसमें होता ही है। इसके बाद सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। कभी कभी उसमें ग्लूकोज की परसेंटेज ज़्यादा होता है। नाग और नाम ये दो प्रकार के कंस्टिट्यूट्स होते हैं जो उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस आधार पर ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी कोशिका भित्ति की कठोरता और कशाभिका माने फ्लैजेलम के आधार पर जो है ये विशिष्ट होते हैं। इनकी जो पोषण विधि होती है, इनकी जो पोषण विधि है, पोषण विधि के आधार पर ये जो यू बैक्टीरिया आपस में भी भिन्नता दर्शाते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग अभी यहाँ करेंगे। तो पोषण विधि के आधार पर आइए देखते हैं। यू बैक्टीरिया पोषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होंगे। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरा है विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे पोषक से, होस्ट से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो स्वपोषी जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, वो यू बैक्टीरिया, उनको ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। और यह ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक रसायन संश्लेषी दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद विषमपोषी होते हैं, ठीक है। तो प्रकाशपोषी, प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनके उदाहरण क्या हैं? साइनो बैक्टीरिया जिसको कहते हैं साइनो जीवाणु या नील हरित शैवाल। ध्यान रखना बेटा, ये साइनो बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल किसी एक बैक्टीरिया का नाम नहीं है, ये बैक्टीरिया के समूह का नाम है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, अगर इनके लक्षणों का अध्ययन किया जाए तो आपको जानना होगा कि ये एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनी समूह में रहते हैं और तंतुवत फिलामेंटस होते हैं। तंतु के आकार के होते हैं। इनका आवास ताजा पानी, खारा पानी दोनों होता है। साथ साथ ये स्थलीय भी होते हैं, यानी स्थल पर भी हो रहते हैं, समुद्री खारे पानी में भी रहते हैं और ताजे फ्रेश वाटर में भी ये रहते हैं। इनके शरीर के ऊपर जिलेटिनस अक्षर होता है, यानी जब ये समूह में होते हैं, कॉलोनी में होते हैं, तो कॉलोनी कैसे बनती है? ये एक प्रकार के जेली के आकार के एक माध्यम में क्या होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से उलझे होते हैं, जिससे उनका क्या होता है, ये कॉलोनी फॉर्म हो जाती है। इसलिए और ये जिलेटिनस अक्षर माने झिल्ली से घिरे होते हैं। और दूसरी चीज क्या है? प्रस्फुटन, ब्लूम द्वारा जल प्रदूषण करते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये जो कोई जलाशय है, जलाशय में क्या होते हैं, अगर इनकी उपस्थिति है तो ये कम से कम समय में अपनी संख्या इतनी अधिक उत्पन्न कर लेते हैं, इतनी ज्यादा संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं कि ब्लूम कर जाते हैं। ब्लूम मीन्स एक्सप्लोजन कर जाते हैं, एक्सप्लोजन इन नंबर, चरघातांक की वृद्धि करके। चरघातांक की माने कम से कम समय में अधिकतम दर से वृद्धि करके क्या होते हैं, पूरे उस जलाशय पर ही साम्राज्य स्थापित कर देते हैं, जिसको कहा जाता है ब्लूम, बैक्टीरियल ब्लूम्स इन पॉन्ड्स या एनी वाटर बॉडीज। किसी तो क्या होता है, प्रस्फुटन या ब्लूम द्वारा ये जल प्रदूषण करते हैं। भाई जल प्रदूषण क्यों होगा? जल इसलिए प्रदूषण हो जाएगा कि जब यही हर जगह हो जाएंगे और किसी को जीने के लिए, कोई जलीय जीवों को जीने के लिए एक संभावना नहीं रह जाएगी, उस पानी का हम अन्य रूप से प्रयोग नहीं कर सकेंगे, तो वाटर तो प्रदूषित हो ही जाता है। अगली बात जानिए, इसी स्वपोषी यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एक आता है नास्टाक, दूसरा होता है एनाबिना, ठीक है। तो नास्टाक और एनाबिना ये क्या करते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने एक विशेष प्रकार की संरचना, हार्ड कोटेड संरचना में संग्रहित करते हैं, जिसको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट में क्या करते हैं, ये नास्टाक और एनाबिना के हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
तीसरी चीज रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो प्रकाश संश्लेषित तो नहीं है लेकिन रसायनों का संश्लेषण करके अपने लिए स्वयं भोजन बना लेते हैं, ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है बेटा। तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसमें कहा जा रहा है ना कि अकार्बनिक पदार्थों, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थों जैसे नाइट्राइट हुआ, नाइट्रेट हुआ, अमोनिया हुआ, सल्फर हुआ, हाइड्रोकार्बन्स हुआ, ये सबसे क्या करते हैं, ऐसे पदार्थों का, आयरन हुआ, इन सब का क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं और डिकम्पोजिशन करके अपने लिए ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं, अपने जीने भर के लिए ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं कौन, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। उदाहरण क्या है, नाइट्राइट का संश्लेषण करना, नाइट्रेट का संश्लेषण करना था, अमोनिया का संश्लेषण करना। नाइट्राइट वाला नाइट्राइट बैक्टीरिया कहलाएगा, नाइट्रेट बैक्टीरिया कहलाएगा, अमोनिया बैक्टीरिया कहलाएगा। सल्फर का डिकम्पोजिशन करने वाला सल्फर बैक्टीरिया कहलाएगा। H2SO4 का डिकम्पोजिशन करने वाला H2S बैक्टीरिया या H2SO4 बैक्टीरिया कहलाएगा। आयरन का डिकम्पोजिशन करने वाला आयरन बैक्टीरिया कहलाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका महत्व क्या है। ये प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और सल्फर का डिकम्पोजिशन करके क्या करते हैं, इन तत्वों को वायुमंडल में रिलीज करते रहते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक वस्तु और वायुमंडल के बीच में इन तत्वों का जो है क्या होता है, ये चक्र यानी संतुलन बनाए रखते हैं। तो इस चीज में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो जितने भी तत्व हैं, जितने भी पदार्थ हैं, अगर उनका संतुलन नहीं बना रहा है तो क्या होगा, कुछ एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से लिथोस्फेयर में आएंगे, कुछ लिथोस्फेयर से एटमॉस्फेयर में जाएंगे, कुछ एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर जल में आते हैं, कुछ पदार्थ मिट्टी से वायुमंडल में, वायुमंडल से मिट्टी में, मिट्टी से जल में, जल से वायुमंडल में, वायुमंडल से जल में। इस प्रकार से ये तीनों चक्रों में तिकड़ी जो है चलती रहती है और हर जगह पदार्थों का संतुलन बना रहता है। इस संतुलन को बनाए रखने में ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बेटा, अब आइए हम देखते हैं विषम संश्लेषी बैक्टीरिया। तो विषम संश्लेषी बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। सीधी सी बात है, अगर ये किसी दूसरे से भोजन को छीन के प्राप्त करते हैं, यानी किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो प्रकृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवघटक, मानव हित के लिए प्रबल प्रभावी, यानी किसके लिए कहा जा रहा है, ये जो विषम पोषी बैक्टीरिया होते हैं ये प्रकृति में सर्वाधिक होते हैं। यानी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी प्रकृति में, नेचर में, हमारी धरती पर ऐसे बैक्टीरिया की बाहुल्यता होती है, अत्यधिक होते हैं, महत्वपूर्ण अवघटक हैं। ये जो सड़ी गली पदार्थों को जो सड़ाता है, विखंडित करके उसमें उपस्थित तत्वों को, भूमि तत्व को भूमि को, जल वाले पदार्थ को जल को और वायुमंडलीय पदार्थ को वायुमंडल को जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला डिकम्पोजर्स अवघटक होता है, वो ये विषम पोषी बैक्टीरिया भी होते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण अवघटक कहा जाता है। ठीक है, मानव हित के प्रबल प्रभावी, यानी ह्यूमन वेलफेयर को क्या करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर से इनका बहुत क्या होता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट ये डालते हैं मानव के हित के लिए। जैसे दही, दूध से दही का बनाना, प्रतिजैविकों का निर्माण, हार्मोन्स का निर्माण, दलहनी फसलों के जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी ये सहायक होते हैं। हम जानते हैं दलहनी फसलों में, दालों में प्रोटीन सर्वाधिक होता है। प्रोटीन के लिए अमीनो अम्ल चाहिए, अमीनो अम्ल के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो अमीनो अम्ल नहीं बनेगा, अमीनो अम्ल नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में डीएनए का संश्लेषण कैसे होगा। इसलिए हमें प्रोटीन अत्यधिक चाहिए। हाँ बेटा, इतना भी जान लीजिए, प्रोटीन पूरे खाद्य पदार्थों में, प्रोटीन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता। जितना शरीर के लिए यूज है उतना शरीर ले लेती है, बाकी यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकलता रहता है, ये कभी स्टोरेज इसका नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए दाल में अगर 80% प्रोटीन है
दाल में अगर 100% प्रोटीन हम खाते हैं तो उसका 80% प्रोटीन वेस्ट आउट हो जाता है, जबकि केवल 20% प्रोटीन का उपयोग हमारा शरीर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव ये दलहनी फसलों के जड़ों में नाइट्रोजन चाहिए। हम जानते हैं कि किसी दलहनी फसल में अक्सर हम नाइट्रोजन यूरिया कम से कम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये फसल अपनी नाइट्रोजन की कमी को अपने आप ही पूरा कर लेगा। अपने आप पूरा कौन कराएगा? इनकी जड़ों की गांठों में बैठा हुआ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को इसमें इनकी जड़ों में फिक्स कर देता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का इनका सिम्बियोसिस है। ऐसी बैक्टीरिया को ये दलहनी फसलें क्या करती हैं, शेल्टर शरण देती हैं, और बदले में क्या करता है, ये उन फसलों को क्या देता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, गिव एंड टेक का प्रिंसिपल है। आगे देखिए, ये विषम कोषीय बैक्टीरिया रोग कारक भी होता है, रोग उत्पन्न करता है। रोग कारक में जो है हैजा, टाइफाइड, टेटनस, टीबी, साइटस कैंसर इत्यादि बहुत सारे रोग हैं। लेकिन ये जो हेट्रोबैक्टीरिया है, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ये इस प्रकार के रोगों का कारण भी बनता है, जो हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। और दूसरी चीज जान लीजिए, बैक्टीरिया बीजाणुओं के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं, लेकिन हर बैक्टीरिया में 3 प्रकार का डीएनए होता है। स्ट्रक्चर में हम आपको भी जो है समझा देंगे, अगर आप देखना चाहें तो ये मान लीजिए, ये आपका बैक्टीरिया का क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जगह जगह अंदर तरफ झांसी होती है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस में, या एक तरह से कहिए झूठे रूप से माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती है। ठीक है, इसके बाद ये सेल वॉल है। इस अंदर धंसे वाले पदार्थ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, रेस्पिरेशन में सपोर्ट करता है। और हम जानते हैं चूंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, चूंकि प्रोकैरियोटिक है ना, इसलिए इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। अब इसमें क्या होगा, चूंकि मैं डीएनए पे बात, ये सेल वॉल आपका है, ये क्या है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के साथ साथ क्या होता है, सेल वॉल है। सेल वॉल में क्या होगा, यहाँ पीलीज होते हैं जो रुकने में सहायता करते हैं, जो किसी आधार से चिपकने में सहायता करते हैं। ये फ्लैजेलम है, ठीक है, जो इसके चलने में सहायता करता है। इसके अलावा क्या होता है, इसका खास अपना 3 प्रकार का इसमें डीएनए होता है। एक डीएनए ऐसा होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डीएनए होता है। और इस प्रकार से ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियोइड कहलाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा डीएनए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोइड है। इसके अलावा इसमें एक प्रकार का डीएनए और होता है, एक प्रकार का डीएनए इसमें और होता है। इस डीएनए का बड़ा ही महत्व है। ये क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो क्या करता है, क्या करता है, ये डीएनए क्या करता है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड इस जीवाणु के लिए प्रतिरक्षी का कार्य करता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। लेकिन यही प्लाज्मिड जब किसी दूसरे जीव के शरीर में चला जाता है तो यही प्लाज्मिड क्या करता है, उसमें रोग उत्पन्न करता है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाता है, जो जहरीले प्रोटीन बनाता है, जिससे वो व्यक्ति क्या हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा तो ये न्यूक्लियोइड है, ये प्लाज्मिड है, और बेटा ये एक और भी छोटा सा क्या होता है, डीएनए होता है। इसको ईपीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ईपीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपीसोम, जो एक प्रकार का डीएनए होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये ईपीसोम हर बैक्टीरिया में नहीं होता। जिस बैक्टीरिया में होता है वो बैक्टीरिया मेल बैक्टीरिया कहलाता है, जिसमें नहीं होता वो फीमेल बैक्टीरिया कहलाता है। विषम परिस्थिति में जब कभी बैक्टीरिया समझ जाता है कि हमारे जीवन पर संकट आ गया है, हम जी नहीं सकेंगे इस प्रतिकूल परिस्थिति में, तो यह बैक्टीरिया क्या करता है, अपने दूसरे पार्टनर को बुला करके वहां पर क्या करता है, कॉन्जुगेशन द्वारा लैंगिक जनन करता है। क्योंकि लैंगिक जनन की खासियत होती है कि लैंगिक जनन
के द्वारा संतानों विविध प्रकार की यानी विभिन्नता वाली संतानें उत्पन्न होती हैं, वेरिएंट्स उत्पन्न होते हैं, और उस वेरिएंट्स में संभावना होती है कि हो सकता है उसमें वो कैरेक्टर डेवलप कर जाए जो उस अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव कर जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, जब लैंगिक जनन करेगा तो डीएनए इसी डीएनए को क्या करेगा, फीमेल को ट्रांसफर करेगा। जिसमें होगा वो उसको पॉजिटिव फैक्टर वाला बैक्टीरिया यानी मेल बैक्टीरिया कहेंगे, जिसमें नहीं होता उसको फीमेल कहेंगे। तो जिसमें नहीं है वो, जिसमें है वो, दोनों आपस में क्या कंजुगेशन करेंगे, ये वाला मटेरियल जो है ट्रांसफर करेगा, फीमेल में जाएगा। फीमेल में जाकर के क्या होगा, उसमें जाइगोस्पोर बनेंगे, फिर उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद मेनी मियोस्पोर्स बनेंगे, वो मियोस्पोर्स फ्री होकर के फिर डेवलप करके नए नए प्रकार के बैक्टीरिया बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें लैंगिक जनन होता है। कहा भी जा रहा है बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन तथा ईपीसोम स्थानांतरण द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है, यूबैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की जानकारी के बाद इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भी हम आपको डिटेल नहीं किए हैं। ठीक है, केवल डीएनए पे चर्चा हुई। इसके बाद इसमें जो आप जान लीजिए, इसमें जो राइबोसोम होगा, राइबोसोम केवल 70S टाइप का होगा। राइबोसोम हो गया, राइबोसोम 70S टाइप का होगा। इसमें कोई किसी भी प्रकार का राइबोसोम के अलावा किसी भी प्रकार के इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। ठीक है, और ये क्या है आपका यूबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। अब आप देखिए, इस किंगडम मोनेरा का सबसे लास्ट मेंबर है माइकोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, वहां प्लाज्मिड शब्द कहा गया है, यहाँ माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या है बेटा, बिना कोशिका भित्ति वाला। माइकोप्लाज्म एक ऐसा संसार का सबसे छोटा, इस जीव जगत का सबसे छोटा, सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड, सबसे छोटी कोशिका होती है। अब इस छोटी कोशिका की खासियत क्या है, इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेल वॉल इसमें नहीं होता। क्या होगा, केवल सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल नहीं होगा तो क्या होगा, केवल सेल मेम्ब्रेन होगा। और ये सेल मेम्ब्रेन होगा, इसमें सेल वॉल नहीं होगी, और यह बिना ऑक्सीजन के जीने वाला है, यानी एनारोब्स, अनाक्सी जीव होता है, यानी कोशिका भित्ति रहित अनाक्सी जीव, जीव जगत का सबसे छोटा, सबसे छोटी कोशिका। दूसरी चीज क्या है, यह कई प्रकार के रोग का कारक होता है, यानी कई प्रकार के रोग को उत्पन्न करता है, कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। अब इन सभी रोगों में हम लोगों में एक प्रकार का निमोनिया होता है ना, निमोनिया कहाँ होता है, लंग्स में होता है। तो निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले माइकोप्लाज्म को पीपीएलओ कहा जाता है। पीपीएलओ, पीपीएलओ, ओ माने ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म माने सूक्ष्म जीव, यल माने लिविंग, लिविंग माने सजीव, पी माने निमोनो, PNEUMONO, निमोनो माने निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला। पी माने प्लूरो, PLURO, प्लूरो, प्लूरो माने फेफड़ा, लंग्स, लंग्स के मेम्ब्रेन में, लंग्स के मेम्ब्रेन में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवित सबसे छोटा जीव क्या है, वो माइकोप्लाज्म है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द एनिमल, ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, इस जीवित संसार का सबसे छोटा जीव कौन है। तो कभी कभी पीपीएलओ देता है, कभी कभी क्या देता है, माइकोप्लाज्म। तो ध्यान रखिएगा, दोनों आंसर सही है, दोनों माइकोप्लाज्म है, बशर्ते वह माइकोप्लाज्म जो हमारे फेफड़े में निमोनिया रोग उत्पन्न करे, वो क्या होता है, वो निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला क्या है, माइकोप्लाज्म है। और दूसरी चीज बेटा ध्यान रखना कि ये जो निमोनिया, हमें निमोनिया जो है दो प्रकार से होता है, माइकोप्लाज्म से होता है जिसको पीपीएलओ कहते हैं, और दूसरा बात यह बैक्टीरियम निमोनी के द्वारा भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा निमोनिया रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, आज अभी हम लोग क्या करें, किंगडम मोनेरा को हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, जो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
अपने नोट्स को अच्छी तरह तैयार कीजिए और खुद भी तैयार होइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए और लोगों को बढ़ने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।